इधर सुनो, घटित हो गए। किस आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जितना बात बोले हैं लैंग्वेज में लिख सकता है ना, लिख सकता है कि नहीं? सुनो इधर, लैंग्वेज में लिख सकता है ना। किस किस कंडीशन में एंजियोट्यूब प्लेस कर सकते हैं, पढ़ चुका है। पेशेंट जब अनकॉन्शियस हो, जब पेशेंट में ओरल सर्जरी हो रखा हो, या जब पेशेंट में स्ट्रोक हो रखा हो, या पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो रखा हो, खुद से भोजन लेने में कैपेबल नहीं हो, इस सब कंडीशन में एंजियोट्यूब इंसर्ट करेंगे नहीं। अब एंजियोट्यूब जब भी इंसर्ट करेंगे तो हम पेशेंट को कैसा पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, तो जब आप देंगे सेमी फाउलर पोजीशन। कैसा पोजीशन? सेमी फाउलर, समझ रहे हो ना? हाँ, नहीं समझो? इधर सुनो, अरे पैर पूरे सीधा फ्लैट, और ये इतना 45 डिग्री एंगल, 35 से 45 डिग्री एंगल पर जो होता है। ए भैया, सेमी फाउलर पोजीशन, ये पैर हुआ, ये पेशेंट का हेड हुआ, कैसा पोजीशन हुआ? सेमी फाउलर। लेकिन अगर यही पेशेंट ऐसे करके हो गया, कैसा पोजीशन? हाई फाउलर पोजीशन। कैसा पोजीशन? हाई फाउलर पर। अगर पेशेंट आगे में झुक गया कार्डियक टेबल पर, तो कार्डियक पोजीशन। कैसा पोजीशन? परे है ना थोड़ा मोरा। पेशेंट अगर भैया ये पैर हुआ, ये गर्दन और सिर हुआ, अगर कितना डिग्री, 35 से 45 डिग्री एंगल होगा सेमी फाउलर। अगर पूरी तरह से स्ट्रेट होगा तो कितना डिग्री, कैसा पोजीशन? हाई फाउलर पोजीशन। तो पेशेंट को जब भी हम एंजियोट्यूब लगाएंगे तो कैसा पोजीशन देंगे? सेमी फाउलर। कैसा पोजीशन? सेमी फाउलर देंगे। पेशेंट अगर अनकॉन्शियस हुआ, पेशेंट अगर कैसा रहा? अनकॉन्शियस हुआ, तो इसमें भी हम पोजीशन देंगे सेमी फाउलर। लेकिन देखो, अनकॉन्शियस पेशेंट क्या खुद से एंजियोट्यूब को निकल पाएगा? उसको निकलने बोलेंगे, वो निकलेगा? तो नहीं निकलेगा। तो उसमें जाने में तो एंजियोट्यूब दिक्कत देगा ना, इसोफेगस में इंसर्ट होने में प्रॉब्लम करेगा ना। इसलिए सेमी फाउलर पोजीशन उसका भी मेंटेन करना है। जैसे एंजियोट्यूब कुछ प्लेस अंदर कर दिए, प्लेस करने के बाद पेशेंट का हेड को चेस्ट पर क्या करेंगे? फ्लेक्स करेंगे, ऐसे कराएंगे। जब ऐसे कराएंगे तो वो एंजियोट्यूब मुड़ जाएगा, मुड़ कर क्या होगा? आगे जाएगा, तब हम आगे इंसर्ट करेंगे ना। सुन तो लिख, इन विच कंडीशन वी इंसर्ट, कौन सा ट्यूब? विच कंडीशन वी इंसर्ट एंजियोट्यूब। पहला बताओ, पेशेंट में क्या हो रखा है? ओरल सर्जरी हो रखा है, पेशेंट में करा एंजियोट्यूब। समझ रहे हो? पेशेंट को स्ट्रोक हो रखा है, स्ट्रोक के वजह से पेशेंट में पैरालिसिस हो रखा है, एंजियोट्यूब डालना पड़ेगा या नहीं? फिर बताओ, अगर पेशेंट सीवियर माल न्यूट्रिशन का हो, सीवियर वीक हो, उस दौरान भी हमको देने के लिए क्या, फीड देने के लिए क्या अपनाना पड़ेगा? एंजियोट्यूब अपनाना पड़ेगा कि नहीं? कल हम एक बात पढ़ाए थे, इधर सुनो, कल हम एक बात पढ़ाए थे, इधर सुनो, बाद में लिखना, सुनो ना मेरा बात। कल हम एक बात बताए थे, ये इंटेस्टाइन हुआ, इंटेस्टाइन का सर्जरी हो गया, किसी का ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट काट के रिमूव कर दिया गया। मार्कर है किसी के पास? रहे तैयार रखो थोड़ा, तो मार्कर जवाब दे रहा है आज। किसी इंसान में स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट कट करके रिमूव कर दिया। तुम जानते हो ना कि अगर हम कहीं भी इंजरी हुआ या कहीं पर हम ऑपरेशन करके स्टिच भी किए तो वहाँ से सेक्रेशन निकलेगा, 24 से 48 घंटा तक सेक्रेशन निकलेगा ना। इसलिए तो हर एक 2 रोज 3 रोज में हम ड्रेसिंग करते हैं, उस सेक्रेशन को बाहर निकालेंगे ताकि हीलिंग में क्या होगा? मदद होगा। तुम ही एक बात बताओ, यहाँ अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को कट करके रिमूव करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन को ड्यूडेनम को कट करके रिमूव कर दिए, तो अब क्या बचा? जेजुनम बचा। जेजुनम और स्टोमक वाला पार्ट को क्या करेंगे? आपस में कनेक्ट करेंगे। इंटेस्टाइन का 2 पार्ट को आपस में कनेक्ट करने का प्रोसेस को बोलते हैं एनास्टोमोसिस। क्या बोलते हैं? एनास्टोमोसिस बोलते हैं। लेकिन 2 आर्टरी या दो भेन को आपस में जोड़ने, कनेक्ट करने का प्रोसीड्यूर को क्या बोलेंगे? लाइगेशन। क्या बोलेंगे? लाइगेशन। क्या बोलते हैं उसको? लाइगेशन। सुनो, तो यहाँ जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद यहाँ से सेक्रेशन निकलेगा ना, तो वो सेक्रेशन आगे कहाँ ट्रेवल हो सकता है? स्टोमक में ट्रेवल हो सकता है, या वो सेक्रेशन यहाँ पर ही जमा हो सकता है या नहीं? अगर इस सेक्रेशन को हम नहीं निकालेंगे
तो यहाँ जो हम दो इंटेस्टाइन का दो पार्ट को इनास्टोमोसिस कर दिए हैं, जोड़ दिए है, वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ये स्टिच यहाँ का टूटेगा कि नहीं टूटेगा? क्या यहाँ प्रॉपर हील हो पाएगा? तो इसीलिए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में भी हम क्या डालते हैं, स्टोमक में क्या डालते हैं, एनजीओ ट्यूब, ताकि इस सेक्रेशन को क्या कर सके, हर एक 2 घंटा में, जैसा जो ऑपरेशन वाला पेशेंट को हर एक 2 घंटा में बोलता है गैस्ट्रिक कंटेंट को, इंटेस्टाइनल कंटेंट को रिमूव करो, समझ रहे हो ना, ताकि 2 इंटेस्टाइन का पार्ट को जो जोड़ दिया है, जो एनास्टोमोसिस कर दिया है, वो फिर से टूटे नहीं, और इस जगह को प्रॉपर हील होने के लिए क्या मिले, समय मिले, सरफेस मिले। बात समझ रहे हो ना? इसी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में भी क्या डाला जाता है, एनजीओ ट्यूब। तो सी नंबर में लिख सकता है ना, इन केस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में भी क्या डालेंगे हम, एनजीओ ट्यूब। किसके लिए डालेंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन को कम करने के लिए कि ज्यादा करने के लिए, टू प्रिवेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन, टू प्रिवेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन से बचने के लिए हम पेशेंट में एनजीओ ट्यूब डालेंगे ऑपरेशन के जस्ट बाद। जल्दी लिखो। आज कैसे करके घंटा हमको मिल गया रे, 1 घंटा। वाह, अब सुनो, 5वां नंबर, फूड पॉइजनिंग का केस में भी एनजीओ ट्यूब को डालेंगे कि नहीं रे, लवाज कराने के लिए, गवाज कराने के लिए। फूड पॉइजनिंग का पेशेंट में अगर एनजीओ ट्यूब डाल रहे हैं, लवाज कराने के लिए कि गवाज, हाँ, लवाज कराने के लिए, कंटेंट को बाहर निकालने के लिए। कौन सा पॉइजनिंग पेशेंट क्या करा देंगे उसमें हम, लवाज के गवाज, लवाज कराएंगे, गैस्ट्रिक कंटेंट को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। इसका जवाब दो। एनास्टोमोसिस का अर्थ क्या होगा, 2 इंटेस्टाइनल पार्ट को, लाइगेशन का अर्थ क्या होगा, एनास्टोमोसिस कनेक्ट 2 इंटेस्टाइनल पार्ट, कनेक्ट 2 इंटेस्टाइनल पार्ट। इसमें क्या करेंगे, लाइगेशन में कनेक्ट 2 या तो आर्टरी या तो वेन। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में क्यों लगाते हैं एनजीओ ट्यूब, समझ है? तुम बता नया शर्मा, खराउट ना तुम। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, ऑपरेशन के जस्ट बाद पेशेंट में एनजीओ ट्यूब लगाते हैं, क्यों? क्यों लगाते हैं राखी, बताओ तो। ऑपरेशन के जस्ट बाद पेशेंट में एनजीओ ट्यूब लगाते हैं, क्यों? सेक्रेशन को निकालने के लिए। तुम क्या नाम साइज, यहाँ आ जाओ ना, लिखा, मिटाया आप? देखो, अब तुम बोलोगे किसी इंसान में डूडेनम क्यों काटना पड़ा, डूडेनम में ही अल्सर हो गया, कैंसर हो गया, काटना पड़ेगा ना, पड़ेगा ना। मिटाए इसको, हाँ, ऐसा अगर तब तक ले रोक, जब तक नहीं मिट रहा है, रोक तो वीडियो। एनजीओ ट्यूब का प्रॉपर प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कितना मेथड यूज करते हैं उसके लिए, 3। 4 असेसमेंट ऑफ एनजीओ ट्यूब, कितना मेथड यूज करेंगे, 3 मेथड इज यूज। पहला मेथड
गैस्ट्रिक एस्पायरेशन मेथड। दूसरा मेथड बताओ, एयर इंस्टिलेशन एंड अस्कल्टेशन मेथड। अस्कल्टेशन मतलब साउंड को सुनना। तीसरा एयर बबलिंग मेथड। ये 3 मेथड के थ्रू हम NG ट्यूब का ट्यूब का प्लेसमेंट का असेसमेंट के लिए हम कितना मेथड यूज करेंगे? 3 मेथड। सबसे पहला गैस्ट्रिक एस्पिरेशन मेथड। क्या करते हैं हम? पढ़े हुए हैं ना। गर्मी में मेरा मुंह शरीर पसीना होने से ज़्यादा मेरा माथे पसीना होता है। हाँ गे राखी तोरा आँखों काटा था हम ही है ना। साइड हुई है भगाइए दो। सबसे पहला कौन सा मेथड? गैस्ट्रिक एस्पायरेशन मेथड। क्या करेंगे? ऑप्टर इंसर्ट NG ट्यूब इंसर्ट करने के बाद एस्पायरेट गैस्ट्रिक कंटेंट को क्या करेंगे? एस्पायरेट कंटेंट को क्या कर देंगे? बाहर करेंगे। इफ गैस्ट्रिक कंटेंट प्रेजेंट, अगर गैस्ट्रिक कंटेंट क्या हो? कंटेंट प्रेजेंट हो, क्या इंडिकेट कर रहा है? NG ट्यूब प्लेस इन कहां पर? स्टोमक। ये कैसा मोस्ट कॉमन मेथड हुआ असेसमेंट का? हुआ कि नहीं रे? मोस्ट कॉमन असेसमेंट मेथड। देखो एक बात बताए, कल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ के आना, रिवाइजिंग करके भी आना। ठीक, कोशिश करना जितना दिन क्लास चले क्लास बंद नहीं रखो, क्लास आओ। 2 बातें कहेंगे ना, क्या ही हो जाएगा, फायदा करेगा। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ के आना। हम तुमको क्वेश्चन देंगे, तुमको लिखना पड़ेगा, तुमको बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर पीठ भी चौड़ा हो जाएगा। वर्षा तुमको नहीं कह रहे हैं, इतना टेंशन नहीं लो तुम। दूसरा मेथड बताओ, एयर इंस्टिलेशन एंड अस्कल्टेशन मेथड। इसमें क्या करेंगे? देखो, इंसर्ट NG ट्यूब, ऑप्टर इंसर्ट, NG ट्यूब। एयर इंसर्ट किसके मदद से? सिरिंज के मदद से। स्टेथोस्कोप कहाँ प्लेस करेंगे? स्टेथोस्कोप प्लेस स्टर्नम के नीचे, बिलो स्टर्नम, जहाँ से खत्म हो रहा है जिफॉइड प्रोसेस के नीचे। इफ एयर साउंड प्रेजेंट इट इंडिकेट NG ट्यूब इन स्टोमक। इफ एयर साउंड प्रेजेंट इट इंडिकेट। NG ट्यूब कहाँ पर है?
एनजी ट्यूब इन स्टोमक। लेकिन देखो सुनो फिर से, आफ्टर इंसर्ट एनजी ट्यूब सबसे पहले इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद एयर इंसर्ट करेंगे सिरिंज की मदद से, करेंगे। स्टेथोस्कोप उसके बाद प्लेस करेंगे स्टर्नम के जस्ट नीचे। अगर साउंड सुनाई दे दिया, इफ एयर साउंड प्रेजेंट इट इंडिकेट एनजी ट्यूब इन स्टोमक। अगर नहीं सुनाई दे तो स्टोमक में नहीं है। ये दूसरा मेथड, जल्दी लिखो। एक बात बताए, तुम्हारे पीछे ना मेहनत किया गया है, मिला जुला ठीक ठाक मेहनत किया गया है, तो वो कॉन्फिडेंस पैदा करके रखने की कोशिश करना जो कॉन्फिडेंस से फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम देने गया था। नहीं समझा? तुम्हारा चेहरा का मुस्कान यहाँ का टीचर के लिए, हम लोग के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। अगर एग्ज़ाम अच्छा जाएगा तो नहीं करेगा, इसलिए थोड़ा पढ़ने का कोशिश करना। सुनो मिटा इसको। तीसरा मेथड बताओ, सी नंबर, कौन सा मेथड? एयर बबलिंग मेथड। सब चीज जानवे करता हूँ, फिर यहाँ भी वैसे लिखेंगे, आफ्टर इंसर्ट एनजी ट्यूब, आफ्टर इंसर्ट ऐसे करके एग्जाम में लिखना, ऐसे स्पेस खाएगा। ऐसे हम एरो इतना ठो दिया ना, तुम्हारा पेज नहीं भरेगा, तुम इतना एरो दे दो। सच बता रहे भाई। आफ्टर इंसर्ट एनजी ट्यूब, प्रॉक्सिमल इंड ऑफ एनजी ट्यूब, प्रॉक्सिमल इंड ऑफ एनजी ट्यूब कहां पर? डीप इनटू वाटर। वाटर में क्या कर देंगे? उसको डुबो देंगे। इफ एयर बबल प्रेजेंट इन वाटर, इफ एयर बबल प्रेजेंट इन वाटर, देन इट इंडिकेट, कहाँ एनजी ट्यूब चले गया? एनजी ट्यूब इज इन, कहाँ पर? ट्रेकिया। अगर एयर बबल प्रेजेंट, अगर एयर बबल प्रेजेंट नहीं है, इफ एयर बबल इज नॉट प्रेजेंट, देन इट इंडिकेट, कहां पर है? लेकिन ये भी कंफर्मेशन नहीं करा रहा है, हम अंदाजा ही लगा सकते हैं ना। फिर सुनो, एयर बबलिंग मेथड, आफ्टर इंसर्ट एनजी ट्यूब इंसर्ट करने के बाद प्रोक्सिमल इंड, एनजी ट्यूब का प्रोक्सिमल इंड कौन सा होगा? कहाँ गया एनजी ट्यूब? कहाँ गया? एनजी ट्यूब का प्रोक्सिमल इंड कौन सा हो गया? इस वाला इंड हो गया। क्या आपको ओपन करेंगे? कहाँ डुबोएंगे? वाटर में। बुलबुला आ गया तो कहाँ पर है? ट्रेकिया में। बुलबुला नहीं आया तो मोस्टली कहाँ पर हो सकता है? स्टोमक में। कौन? एनजी ट्यूब। लिखो जल्दी इसको। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? एनजी ट्यूब, कैसे कैसे एनजी ट्यूब को इंसर्ट हम, इसका कौन सा पोजीशन में देंगे एनजी ट्यूब, कौन सा पोजीशन में एनजी ट्यूब प्लेस करेंगे? सेमी फाउबलर पोजीशन में एनजी ट्यूब प्लेस करेंगे। अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो हेड को फ्लेक्स करेंगे ना। लिखो जल्दी। देखो, ये गुमान में कभियो नहीं रहना, तुम लोग का भी सेंटर जीएम से ही पड़ेगा, हम कह देता है कि कभियो गुमान में मत रहना। अभी पापू परीक्षा प्रेशर में एग्जाम हो रहा था तो इसलिए सेंटर
सभी बच्चा को वहाँ नहीं रख सकता है, इसलिए चेंज किया। अभी भी बहुत स्टूडेंट का वहाँ पढ़ा है, बहुत कॉलेज का पढ़ा है। कुल मिला कर जहाँ भी पढ़े हम पढ़ के जाएंगे, बात खत्म। पढ़ने से कब तक बचेंगे? आज नहीं तो कल पढ़ना ही पड़ेगा। बेटा सुनो, पोजीशन, कौन सा पोजीशन देंगे यूट्यूब? सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। अनकॉन्शियस पेशेंट रहेगा, अनकॉन्शियस पेशेंट में कौन सा पोजीशन देंगे? सेमी फाउलर तो देंगे, लेकिन उसका हेड को चेस्ट पर क्या करेंगे? फ्लेक्स करवाएंगे, जिससे एनजी ट्यूब आगे जाने में क्या हो? आसानी हो। अनकॉन्शियस पेशेंट, सेमी फाउलर विथ हेड फ्लेक्स, कहां पर? एट हेड फ्लेक्स इन चेस्ट, चेस्ट पर हेड फ्लेक्स होना चाहिए ताकि आसानी से अंदर जा सके। लिखा? अब बोलोगे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया सर, उतना मेहनत बेकार हो गया। बेकार हो गया, मेहनत बेकार हो गया। तब याद करोगे, रो रो के याद करोगे। एक ठो एनजी ट्यूब लगाना है तब 4 महीना काम करोगे, तब एक ठो एनजी ट्यूब लगाना सीखोगे। 4 महीना। देख इधर सुन, इधर सुन। एनजी ट्यूब लगाने के लिए प्रोसीड्यूर में क्या क्या सब देखो, इधर सुन। एनजी ट्यूब लगाने का प्रोसीड्यूर, सबसे पहले एनजी ट्यूब लगाना इन्वेजिव प्रोसीड्यूर हुआ कि नॉन इन्वेजिव? इन्वेजिव प्रोसीड्यूर हुआ कि नॉन इन्वेजिव? इन्वेजिव प्रोसीड्यूर वो होगा जो बॉडी कैविटी में, बॉडी के अंदर जाएगा, उसको इन्वेजिव प्रोसीड्यूर कहेंगे। एनजी ट्यूब बाहर में रहता है कि अंदर में रहता है? इन्वेजिव होगा कि नॉन इन्वेजिव? अरे बॉडी कैविटी में ऑर्गन के अंदर जा रहा है ना, तो इन्वेजिव प्रोसीड्यूर होगा एनजी ट्यूब। समझ रहे हो ना? जब भी इन्वेजिव प्रोसीड्यूर होगा तो पेशेंट से कंसल्ट लेना आवश्यक होता है। तो कंसल्ट कौन लेता है? डॉक्टर की नर्स? डॉक्टर लेता है, भले ही नर्स को भेजे। कंसल्ट लेगा किसके थ्रू? बाय डॉक्टर। कौन कौन सा आर्टिकल अरेंज करेंगे बताओ? बताओ। सबसे पहले एनजी ट्यूब लेंगे। एनजी ट्यूब नाक में साथ चिपकाना होता है ना, चिपकाने के लिए फिक्सेटर लेंगे, टेप फिक्सेटर, आसानी से अंदर चले जाए। लुब्रिकेशन लेंगे, नॉर्मली लॉक्स लुब्रिकेशन लगाते हैं। लुब्रिकेशन समझ रहे हो ना? फ्रिक्शन को कम करेगा। लुब्रिकेशन जिसको हम जेली बोलेंगे। फिर बताओ, सिरिंज लेंगे ना? मोस्टली एयर इंस्टिलेशन अस्कल्टेशन मेथड करते हैं। क्या लेते हैं? सिरिंज। प्लेसमेंट का पता लगाने के लिए स्टेथोस्कोप भी रखेंगे ना? ये सब आर्टिकल एनजी ट्यूब इंसर्ट करने से को लेकर है। हाँ एग्जाम में लिख लेना, उतना नहीं लिखेंगे अभी सागर। इसी प्रकार फोली कैथेटर पढ़े हो ना? कैथेटर मैम पढ़ाई ना कैथेटर? एक बात सुनो, इधर सुनो, काम की बात सुनो। एक बात सुन, इधर सुनो ना रे भाई, चश्मा वाला पीछे का। ओए हीरो इधर देख ना, मेरा बात सुनो। जब भी पेशेंट अनकॉन्शियस हो, इधर सुनो ना रे, जब भी पेशेंट अनकॉन्शियस हो, जब भी पेशेंट बेहोशी वाला अवस्था में हो, उसका गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाता है।
गैग रिफ्लेक्स समझ रहे हो ना, मतलब कोई फूड पार्टिकल या कोई पानी अगर इस ट्रेकिया में जाना चाहे तो पेशेंट को क्या होगा, खांसी होता है, समझ रहे हो ना। इसी वजह से मेरा बात समझ रहे हो ना, गैग रिफ्लेक्स मतलब ट्रेकिया में एयर के अलावा कुछ भी इंटर कर गया तो खांसी होना स्टार्ट हो जाएगा, गैग रिफ्लेक्स उसी को बोलते हैं। बस बात समझ रहे हो ना। लेकिन कोई अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो, बेहोशी की अवस्था में हो, तो उसका गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है। अगर उस दौरान तुम अगर उसको पानी दे दिया ना, पानी का मैक्सिमम चांस होता है वो पानी इसोफेगस में ना जाके कहाँ चले जाए, ट्रेकिया से लंग्स में चले जाए, पेशेंट का क्या हो जाए, डेथ हो जाए। इसलिए नर्सिंग स्टूडेंट होने के नाते मेरा जिम्मेदारी होता है, कोई भी पेशेंट अगर बेहोश हो जाए तो सबसे पहले हम पानी का बोतल लेकर दौड़ते हैं, पानी पिलवाते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। सबसे पहले पेशेंट के पास जाना है, पेशेंट में सबसे पहले पेशेंट को वेंटिलेशन प्रोवाइड कराना, एयर आसानी से आ जा सके, आसानी से एयर जा सके, समझ रहे हो। पेशेंट का कॉन्शियस होने का वेट करना है, कॉन्शियस समझ रहे हो, ताकि वो वस्तु को पहचान सके, हमको पहचान सके, तब जाकर अगर तुम उसको पानी देते हो तो कोई बात नहीं। बेहोशी कहीं अवस्था में है या सेमी कॉन्शियस अवस्था में है, आधा बेहोश आधा जिंदा, उस दौरान भी अगर तुम पानी पिला देते हो तो एक्सपिरेशन होने का चांस, ट्रेकिया में जाने का चांस होता है। तुम उसको मदद नहीं कर रहे हो, तुम उसका जान लेने के लिए गए हुए हो, बात समझ रहे हो ना। इसलिए जब भी पेशेंट अगर बेहोश हो, सबसे पहले उसको प्रॉपर वेंटिलेशन देना है, कॉन्शियस होने का वेट करना है, तब जाकर उसको पानी पिलवाना है, पहला बात। एक बात यही बीच में इंस्टाग्राम हम भी देखते हैं देखे थे कि पेशेंट को मिर्गी का एपिलेप्सी का दौरा आया, सीजर्स आया, सीजर समझते हो ना, सीएनएस का प्रॉब्लम है, ब्रेन का प्रॉब्लम है, पेशेंट को सीजर्स आया, ट्रेन में सीजर्स आया, सीजर्स से पेशेंट नहीं मरता है। सिर्फ सीजर्स के दौरान पेशेंट को कोई इंजरी नहीं हो जाए, उस इंजरी समझ रहे हो ना, हेड जाके कहीं लग नहीं जाए, कहीं हाथ लग नहीं जाए, कहीं हाथ कट नहीं जाए, टूट नहीं जाए, ये इंजरी से अगर पेशेंट को बचा लेंगे तो पेशेंट का डेथ नहीं होता। लेकिन सीजर्स पेशेंट का हुआ और पेशेंट का जो मदद करने गया ना, वो मदद नहीं करने गया, उसको मार दिया, बताइए कैसे। सीजर्स पेशेंट को हुआ, मिर्गी का दौरा आया, तो दौरा जैसे भी आया थरथरा रहा था पूरे ट्रेन में, तो जो उसका मदद करने के लिए इंसान गया, तो जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में होता तो मदद के लिए पानी ही देता, फ्री का पानी ही आता है ना, फ्री का पानी ही आता है ना, उसको तुरंत पानी पिलवा दिया। सीजर्स ब्रेन का प्रॉब्लम है, ब्रेन का कोई भी प्रॉब्लम में गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएगा। पानी पेशेंट को जैसे पिलाया, पानी इसोफेगस में गया होगा क्या, पानी का सब ट्रेकिया में चले गया, और उस पेशेंट का डेथ का रीजन कभी भी सीजर्स होना या मिर्गी का दौरा पड़ना नहीं था। उस पेशेंट का डेथ का रीजन बन क्या गया, वो पानी कहाँ चले गया, पानी कहाँ चले गया, ट्रेकिया में, समझ रहे हो ना। ना ही मरने वाला को पता, ना ही मरने वाला फैमिली को पता, ना ही मारने वाला को पता कि पेशेंट मरा कैसे, लेकिन हम पढ़ते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि पेशेंट मरा कैसे। बात समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो ना। अब फिर सुनो, पढ़ने से ज़्यादा समझना भी मैटर करता है। जब भी पेशेंट एनेस्थेसिया से, जब भी किसी पेशेंट को कोई प्रोसीड्यूर होना है, कोई भी इन्वेजिव प्रोसीड्यूर होना है, ऑपरेशन होना है, तो पेशेंट को एनेस्थेसिया डाला जाता है ना, स्पाइनल एनेस्थेसिया हो, स्पाइनल एनेस्थेसिया डाला जाता है ना, स्पाइनल एनेस्थेसिया डाला गया। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को हाउस आ गया, पेशेंट को हाउस आ गया। याद रखना है, एनेस्थेसिया डालने के बाद पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स खत्म हो जाता है, पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पेशेंट हाउस में भी रहेगा, अगर वो पानी, ऑपरेशन के जस्ट बाद अगर पेशेंट पानी मांग रहा है और तुमको नहीं है कि गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है कि नहीं, तुम पानी दे दिया, अगर गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट रह गया तो पानी कहाँ चले जाएगा, ट्रेकिया में, और पेशेंट का डेथ हो जाएगा। सब बात लैंग्वेज में लिखाएंगे, टाइम मिलेगा तो कल। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में कोई भी चीज अगर मुंह से दे, हल्का पानी का बूंद भी अगर मुंह से दे, सिप ऑफ वाटर भी मुंह से दे, सबसे पहले उसका गैग रिफ्लेक्स चेक करना है। अगर गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तभी उस इंसान को हम पानी, सिप ऑफ वाटर भी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अगर दे दिए तो पेशेंट का डेथ का रीजन बन जाएगा। बात समझ रहे हो ना। अब मैटर करता है हम गैग रिफ्लेक्स पेशेंट का कैसे चेक करेंगे। तुम ये अंगुली लो, तुम अपना मुंह, टोंगू के जस्ट पीछे एक उभरा हुआ पार्ट होता है, ऐसे करके लटका हुआ, जिसको उबला बोलते हैं ना, या अंगुली लो, चुपचाप मुंह के सबसे नीचे वाला पार्ट में डालो, तुमको वोमिटिंग का एहसास होगा। गैग रिफ्लेक्स यही हो गया। गैग रिफ्लेक्स क्या हो गया। अब कोई पेशेंट है, अब उसका गैग रिफ्लेक्स चेक करने के लिए हम मुंह में तो अंगुली नहीं ना डाल सकते, कॉटन लेंगे, कॉटन होता है ना, कॉटन को मोड़ करके कॉटन एप्लीकेटर बना लेंगे, मोड़ करके धागा नुमा बना लेंगे, पेशेंट को मुंह खोलने बोलेंगे,
पोस्टीरियर पार्ट में जो यूवुला होता है ना, ये बात लटका हुआ पार्ट, वहाँ टच करेंगे। क्या करेंगे? अगर पेशेंट वोमिटिंग का बोल, अगर पेशेंट वोमिटिंग का इच्छा जाहिर किया, मतलब गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, तब गैग रिफ्लेक्स अगर प्रेजेंट है तभी पेशेंट में हम क्या डालेंगे, या जो भी मांग रहा हम तभी देंगे। उससे पहले हम पेशेंट को कुछ भी मदद नहीं करेंगे। फिर भी पेशेंट में कुछ सिम्टोमेटिक राहत के लिए क्या करेंगे, उसको सांत्वना देने के लिए थोड़ा सा रुमाल भिगो लेंगे, रुमाल भिगो लेंगे, पेशेंट का ये लिप्स में टच करेंगे, मुंह में टच करके, ताकि पेशेंट को कुछ तो राहत मिले, ना कि उसको तो पानी मुंह में जाना चाहिए, पेशेंट को कुछ राहत मिले। लेकिन जब पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स आ जाए, कॉटन एप्लीकेटर से चेक किया, वोमिटिंग का इच्छा हुआ, मतलब गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, अब कुछ भी खिलाओगे वो कभी भी ट्रेकिया में, वो हमेशा एसोफेगस में जाएगा और पेशेंट का डेथ नहीं हो। बिना गैग रिफ्लेक्स तुम चेक किए बगैर अगर तुम देते हो, पेशेंट का डेथ का रीजन बन जाएगा। बात समझ रहे हो? तो एनेस्थेसिया के जस्ट बाद गैग रिफ्लेक्स खत्म हो जाएगा। एनेस्थेसिया जैसे दिया जाता है, पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट भी स्लो खत्म हो जाता है। पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट भी क्या हो जाता है? स्लो हो जाता। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को अगर फीडिंग करवाना है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को अगर फीडिंग कराना है, भोजन देना है, तो तुम क्या करोगे एज अ नर्स? सबसे पहले तुम स्टेथोस्कोप लोगे, स्टेथोस्कोप को एब्डोमेन पर प्लेस करके पेशेंट का पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट को एसेस करोगे, बोबेल साउंड को एसेस करोगे। अगर बोबेल साउंड प्रेजेंट है, इसका मतलब पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट हो रहा है, तब जाकर तुम उसको फूड पार्टिकल दोगे। नहीं, अगर पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट नहीं हो रहा, बोबेल साउंड एब्सेंट है, तुम कुछ भी मुंह से डाल दिया, वो स्टोमक में ही रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा, पेट में सरेगा ना, बेवकूफ़ी हो गया ना। बात समझ रहे हो ना? तो अभी भी गौर करना, स्टेथोस्कोप लेना, कान में लगाना उसका टिप्स को, और स्टेथोस्कोप का डायफ्राम को पेट पे प्लेस करना, देखना तुमको गुर 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 का आवाज होगा, फूड पार्टिकल का मूवमेंट का तुमको आवाज पता चलेगा। वही हो गया पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट, वही हो गया बोबल साउंड। जब ज्यादा करता है, बादल के जैसा गर्जन करता है, पेट मतलब डिस्कम्फर्ट का कंडीशन में, तो यहाँ से भी सुनाई दे देता है ना, कान से यहाँ तक सुनाई देने लग जाता है। लेकिन नॉर्मली पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट जो होता है, वो तुम स्टेथोस्कोप लगाओगे, तुमको सुनाई देगा। मेरा बात समझ रहे हो ना? कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में कभी भी मुंह से कुछ भी देंगे, पानी का बूंद भी देंगे, गैग रिफ्लेक्स चेक करेंगे। गैग रिफ्लेक्स चेक करने के लिए हम पेशेंट में क्या करेंगे, कॉटन एप्लीकेटर से यूवुला वाला पार्ट में टच करेंगे। अगर वोमिटिंग का इच्छा हो गया तो मतलब गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, अब हम कुछ भी मुंह से कुछ दे सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दूसरा, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में एनेस्थेसिया लगने की वजह से, स्पाइनल एनेस्थेसिया लगने की वजह से उसका पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट भी बाधित हो जाता। उस कंडीशन में पेशेंट में हम क्या करेंगे, अगर हम फीडिंग करा रहे तो चेक पहले यह करना पड़ेगा कि पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट वापस आया कि नहीं। अगर पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट वापस नहीं आया, अगर फीडिंग करवा दिए, तो फिर पेशेंट को लेनी का देनी पड़ गया। अगर पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट प्रेजेंट है, तब जाके हम उसको फीडिंग करवाएंगे। ये सब बात लैंग्वेज में लिखना होता है। बात समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? अब देख, इंडिकेशन देख के आगे लिख सब बात लिखेंगे। बिफोर फीडिंग, देने से पहले गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करेंगे। 100 ml से अगर कम होगा तो नहीं देंगे, 100 ml से कम होगा तो देंगे, 100 ml से ज्यादा होगा तो नहीं देंगे। लिखो, बिफोर फीडिंग, बिफोर फीडिंग ऑफ पेशेंट, aspirate gastric content, if gastric content लेस देन कितना ml, 100 ml, देन गिव फीड, तब फीड को देना है। अगर गैस्ट्रिक कंटेंट, अगर इफ गैस्ट्रिक कंटेंट मोर देन कितना ml, 100 ml, तो होल्ड द फीडिंग कराएंगे क्या?
होल्ड ऑफ फीडिंग या रोक देंगे, क्योंकि पहले से स्टोमक क्या हो रखा है, भरा हुआ है। सब मार्कर खत्म हो रहा है। कोई बात नहीं, हम भी कल परसों से कुछ नोट्स नहीं लिखाएंगे। कल एग्जाम देखो तुम सब आओ ना, उसका तो हम भी नोट से लिखाएंगे, सबसे अच्छा होता है। सब दिन टका बचता है। एक दिन में मेरा एक इंक का डिब्बा खत्म हो जाता है लगभग, सब दिन घटा हो जाता है ना, होता है। हाँ, उससे भी समझ आएगा, हम पढ़ाए आएगा समझ, हम पढ़ाएंगे जरूर आएगा। ये अभी लिखा रहे हैं ना, इससे पहले जो पढ़ाए नहीं समझ आया क्या, बोले थे ना, सिर्फ समझ आया ना। सुनो इधर सुनो, आप सुनो मेरा बात। जो गैस्ट्रिक कंटेंट को हम रिमूव किए, क्या उसको बाहर फेंक देंगे? री इंसर्ट द गैस्ट्रिक कंटेंट टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। बात समझ रहे हो ना? एक गैस्ट्रिक कंटेंट मोर देन 100 ml ना लिखा है। होल्ड ऑफ फीडिंग, फीडिंग को रोक देना है, भोजन को नहीं। वही बात तो बोल रहे हैं ना, री इंसर्ट गैस्ट्रिक कंटेंट। भाई जो निकालेंगे, अगर हम उसको फेंक दिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फेंक दिए, पोटेशियम फेंक दिए, सोडियम फेंक दिए ना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रोलाइट का कमी होगा कि नहीं होगा? तो री इंसर्ट गैस्ट्रिक कंटेंट टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। लिखा, जब भी किसी इंसान को फीडिंग कराएंगे, फीडिंग कराने के बाद हम वाटर से, कुछ अमाउंट वाटर से उस ट्यूब को क्या करेंगे? जब भी फीडिंग कराएंगे तो अगर हम इसमें वाटर नहीं डालेंगे तो इसमें फूड पार्टिकल रुक जाएगा ना, आने वाला टाइम पर ब्लॉकेज करा देगा ना। आफ्टर फीडिंग वी वॉश द एनजी ट्यूब विद द हेल्प ऑफ वाटर टू प्रिवेंट ब्लॉकेज ना हो जाए। अगर किसी भी वजह से पेशेंट में इसमें ब्लॉकेज हो गया, अगर ब्लॉकेज हो गया, तब ब्लॉकेज को हटाने के लिए क्या करेंगे? इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का 5 ml इसमें इंसर्ट करेंगे, तो ब्लॉकेज क्या हो जाएगा? अपने हट जाएगा। एक ब्लॉकेज होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ब्लॉकेज फिर से ओपन हो सकता है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कभी खत्म। ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो रिमूव द एनजी ट्यूब, दूसरा एनजी ट्यूब डालना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? लिखेंगे ना? क्या बोले अभी रे? देखो, आफ्टर गिविंग फीड, वॉश द एनजी ट्यूब बाय वाटर। अगर एनजी ट्यूब ब्लॉक हो रखा है तो किससे वॉश करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट है। इफ एनजी ट्यूब इज ब्लॉक, किसके मदद से? वॉश बाय द सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर एनजी ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है, ऑब्स्ट्रक्ट समझ रहे हो ना? अरे जाम को ब्लॉक बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब पूरा सिकुड़ गया, कोई उपाय नहीं है, एनजी ट्यूब को रिमूव करेंगे। इफ एनजी ट्यूब इज क्या? ऑब्स्ट्रक्टेड, क्या करेंगे? रिमूव द ट्यूब को हटा देंगे। जल्दी लिखो। कल भी इतना साथ देगा तो CPR भी पढ़ लेंगे, साथ देगा ना? और 5 मिनट रुक सकता है ना? तुम बाहर जाओ, एक हो गया और 5 मिनट लिख सकता है ना? 10 दिन बचा हुआ, अभी भी नहीं पढ़ोगे? जितना कंटेंट पढ़ा रहे हैं ना, कोनो टीचर तुमको ना यूट्यूब में पढ़ाएगा ना एप्स में पढ़ाएगा कहीं पे, क्योंकि मेरा फंडामेंटल का टीचर अब कहीं है ही नहीं है।
फैन है भाई, मेरा फंडामेंटल का टीचर जो था। जाएंगे वेट करने जरूर उसका। मिटाए इसको। हाँ इधर सुनो, लाल मार कर दे, लाल वाला। इधर सुनो, क्या बताए, फीडिंग देने से पहले, ओपन करने से पहले, कैप को ओपन करने से पहले ट्यूब को क्या करेंगे, पिंच करेंगे, पिंच करेंगे ताकि एयर एंट्री से, बिफोर ओपनिंग ऑफ एंजियो ट्यूब कैप, पिंच द ट्यूब, पिंच द ट्यूब। क्यों? टू प्रिवेंट एयर एंट्री इनटू स्टोमैक, क्योंकि अगर एयर का एंट्री स्टोमैक में हो गया तो पेट को फुला देगा, एब्डोमेन डिस्टेंशन करके रख देगा। लिखा है? हाँ देख, मोटा मोटी बात बता दिया ना। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंजियो ट्यूब क्या क्या हो सकता है, सुन, एंजियो ट्यूब का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है। तुरंत अगर देंगे तो डायरिया का, गरम दे देंगे तो डायरिया का होगा ना। अगर एंजियो ट्यूब डालने में स्पीड कर दिया, इसोफेगस में जाकर कहीं धंस गया तो ब्लीडिंग करा देगा ना। एक बात और लिखना, अभी हम लिखाएंगे, सुनो लिखिए लो। एंजियो ट्यूब किसी पेशेंट में लगा दिए हो, इसका ये मतलब नहीं कि उसको तुम वोमिटिंग से बचा दोगे। नहीं समझा मेरा बात? एंजियो ट्यूब अगर किसी पेशेंट को लगा दिया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसको वोमिटिंग से बचा, उसको वोमिटिंग फिर भी होगा। बात समझ रहे हो ना? इसलिए जब भी तुम एंजियो ट्यूब वाला पेशेंट को खाना खिलाते हो, एंजियो ट्यूब वाला पेशेंट को राइस ट्यूब से, एंजियो ट्यूब से खाना खिला दिया, खाना खिलाने का जस्ट बाद अगर तुम उसको लिटा दिया, तो कंटेंट बाहर निकलने का चांस होगा, वोमिटिंग होने का चांस होगा। और पेशेंट का वोमिटिंग हो गया, अगर कहीं ट्रेकिया में इंटर कर गया तो पेशेंट का डेथ हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो इसीलिए पेशेंट को फीडिंग कराने के बाद उसको 30 मिनट तक इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप अपराइट पोजीशन में, हाई फॉबलर या सेमी फॉबलर पोजीशन में आधा घंटा तक रहिए, ताकि फीडिंग सेटल हो सके, तब जाकर उसको सुलाना है। बात समझ रहे हो ना? यह काम हॉस्पिटल में कभी नहीं बोलना, नहीं तो बहुत जूता खाओगे। ठीक, लिखेंगे क्या? आफ्टर फीडिंग इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट मेंटेन अपराइट पोजीशन। कैसा पोजीशन? मेंटेन अपराइट पोजीशन। कितना टाइम तक? अप टू हाफ आवर टू 1 आवर, कम से कम आधा घंटा तक तो तुमको मेंटेन करके रखना है, नहीं तो पेशेंट का क्या चले जाएगा भाई। हाँ क्यों? अप टू हाफ आवर टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, ताकि एस्पायरेशन नहीं हो जाए, वोमिटिंग, टू प्रिवेंट, लिख दो, वोमिटिंग एंड एक तो मार्कर सही मिलाई। बात समझा या नहीं? इसको समझा?
5 हुआ है और 2-3 मिनट में जल्दी लिख। इतना बात याद रहेगा ना। पेशेंट सोना चाहेगा लेकिन उसको सोने देना नहीं है। आधा घंटा तक बोला ये नहीं रहो। हाँ वो रिकॉर्ड हो जाता है। इधर सुनो, एनजी ट्यूब का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है। आज तुम मेरा मुख देखो, कल का पूरे एनजी ट्यूब और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तुमसे ना लिखवा लिए तब बोलना। तुमको लिखना तो आना चाहिए ना। हाँ लिखो, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनजी ट्यूब, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनजी ट्यूब इंसर्शन। क्या क्या हो सकता है बताओ। रैपिड फिलिंग, रैपिड फीडिंग, कैन काउच, डायरिया। तो हम जितना दिन हॉस्पिटल में काम किया हम तुमको बता रहे हैं, जितना भी पेशेंट का एनजीओ ट्यूब लगा हुआ है ना, किसी का पेट सही नहीं था, किसी का नहीं। भाष में हंसने वाला बात नहीं है भाई। इसमें गलती किसका है? नर्स का है। सबसे ज़्यादा गलती नर्स का है। वो टेक्निक्स यूज नहीं किया, गरम दाल को अंदर डाल दिया, गैस्ट्रिक कंटेंट को चेक ही नहीं किया, फिर से इंसर्ट कर दिया। उसको ड्यूटी पूरा करना है ना। रैपिड फीडिंग कैन काउज डायरिया, वार्म फीडिंग कैन काउच, वार्म फीडिंग कैन काउच क्या? डायरिया। तीसरा, ब्लीडिंग का रिस्क होगा कि नहीं होगा? ब्लीडिंग। सब क्या हो गया? कॉम्प्लिकेशन किसका? एनजी ट्यूब का। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बताओ? हाँ, माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन का मतलब सही से एब्जॉर्ब फूड नहीं होगा, क्योंकि एनजी ट्यूब वाला पेशेंट पहले से वीक कंडीशन में रहता है। समझ रहे हो? लिखो जल्दी। एक चीज और मात्र छूट गया। टेबलेट देंगे तो क्रश करके देंगे, कैप्सूल देंगे तो ओपन करके देंगे, देंगे या नहीं? मिटाए इसको। हाँ, कहाँ गई थी सोनी कल? धूप था। इधर नोट देख लिखो। When doctor advise टेबलेट, क्या करेंगे? एट फर्स्ट क्रश द टेबलेट, टेबलेट को गुन्ना करेंगे। क्रश मतलब वो क्रश नहीं, क्रश द टेबलेट, देन इंसर्ट व्हेन कैप्सूल एडवाइज, open the capsule, then insert। कल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एनजी ट्यूब, जो मानते हो कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा, एनजी ट्यूब आज पढ़े हो ना? समझा को तो पढ़ाए है ना? तुम नहीं समझा तो क्वेश्चन हमसे पूछो। इतना टाइट नहीं है कि तुम क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते हो। गलत बोले। कहाँ हुआ? 10:05 हो, 1:05 हुआ। एक टाइम भूख लग गया। अभी तुम्हारा चिंटू क्या करेंगे जानते हो? सुनो मेरा बात, तुमको सुन, इधर सुन। एक कट बाद 10 दिन पर आएंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसोफेगस। इसको क्या बोलेंगे? स्टोमैक बोलेंगे ना। अगर यहां डाले कितना सेंटीमीटर? 40। क्या बॉडी वाला पार्ट में डालेंगे तो 50। यहां आएगा तो
60, समझ रहे हो ना। इफ एनजी ट्यूब इंसर्ट कितना सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, तो कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन इसोफेगस और स्टोमक के जंक्शन में, प्रेजेंट इन स्टोमक, जस्ट इसका ऊपर में यहां पर प्रेजेंट होगा। अगर 50 सेंटीमीटर डाले कहां प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ। अगर 60 सेंटीमीटर डाले कहां होगा, प्रेजेंट इन पैलोरस ऑफ स्टमक। अगर एनजी ट्यूब 60 सेंटीमीटर से ज्यादा डाले कहां चले जाएगा, इफ एनजी ट्यूब इज मोर देन 60 सेंटीमीटर देन इट इंसर्ट इनटू, कहां पर, इंटेस्टाइन। एक कॉन्सेप्ट बताया तुमको, कोनो चीज छोड़ने की कोशिश नहीं किया। और एक चीज सिर्फ बोलने दो, लिखना नहीं। देखना पेशेंट एसिड पी लेता है, पेशेंट पॉइजन पी लेता है, पहले लिख लो बाद में लिखना, बताएंगे, खाली सुन लेना। किसी भी हाँ, कोई भी पेशेंट अगर एसिड पी लिया, होता है ना गुस्सा में पेशेंट एसिड पी लेता है, गुस्सा में पेशेंट एल्कलाइन चीज या हार्पिक पी लेता है, समझ लो मेरा बात, इधर सुनो। ये इसोफेगस हुआ ना, सुन लो। कोई भी पेशेंट एसिडिक कंपोनेंट पी लिया या एल्कलाइन कंपोनेंट पी लिया, पीने के बाद कभी भी उसमें हम एनजी ट्यूब प्लेसमेंट नहीं करेंगे, उसमें लवाज या गवाज नहीं कराएंगे। बोलोगे क्यों, एसिड पी लिया, एल्कलाइन पी लिया, आखिर एनजी ट्यूब क्यों नहीं डालेंगे? हाँ हाँ, रीजन देखो, एसिड जो पिए है इसोफेगस में लग के आया ना, एसिड इसोफेगस में लग के स्टोमक में आया ना, इसोफेगस का लाइनिंग को क्या करके रख दिया, इंजर्ड करके रख दिया ना। फिर से इंजरी वाला पार्ट में तुम जो राइस ट्यूब डालोगे, अगर राइस ट्यूब इंजरी वाला पार्ट में लगेगा, छिद्र कर देगा कि नहीं कर देगा, परफोरेशन कर देगा कि नहीं कर देगा, तो इंजरी और इंजरी हो जाएगा ना, होगा ना। तो राइस ट्यूब पेशेंट में हम डालना प्रीफर नहीं करेंगे, ना ही हम कोई उसको वो मेडिसिन देंगे जिससे पेशेंट को वोमिटिंग हो। वोमिटिंग इंड्यूस करने वाला अगर हम मेडिसिन दिए तो ये एसिड फिर ऊपर जाएगा ना, फिर इसोफेगस को डैमेज करेगा ना ही राइस ट्यूब डालेंगे, ना ही वोमिटिंग को इंड्यूस करने वाला कोई कंपोनेंट डालेंगे, कोई ड्रग्स डालेंगे, समझ रहे हो ना। एसिड पी लिया, एल्कलाइन पी लिया, एक्सरे कराया जाएगा, अब ऑपरेशन करके उस एसिड को रिमूव किया जाएगा। अगर एनजी ट्यूब या वोमिटिंग कराना चाहा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है, इसोफेगस में कॉम्प्लिकेशन, छिद्र हो जाएगा, कंटेंट कहाँ जा सकता है, बाहर जा सकता है, मीडिया स्टर्नम वाला स्पेस में जा सकता है और पेशेंट का डेथ करा देगा। तो कुल मिला के अगर कोई इंसान एसिड पी लिया, कोई इंसान एल्कलाइन पी लिया, हार्पिक पी लिया, उस कंडीशन में हम लवाज गवाज को अवॉइड करेंगे, एनजी ट्यूब डालना प्रीफेयर नहीं करेंगे। क्या करेंगे उस कंडीशन में, ना ही वोमिटिंग कराने वाला कोई मेडिसिन डालेंगे, समझ रहे हो। एक्सरे के थ्रू देखेंगे कितना डैमेज हुआ, फिर ऑपरेट करके उस एसिडिक कंटेंट को बाहर निकालेंगे। सुनो, सभी कोई अब अभी पीछे जो घुमाएंगे सभी को ऐसे हाथ कर देना, तुम लोग का भी फोटो आ जाएगा। शिवम हायर एजुकेशन ना, हम सोचे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। कहाँ से बैक होगा, बैक कर। कल देखो